हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका गौर। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेस। तो 5000 एमसीक्यू सीरीज़ की न्यू क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द टेम्पल। द टेम्पल के ऑथर कौन हैं? ऑप्शंस आर जॉन डन, एंड्रयू मार्वेल, अब्राहम काउले, जॉर्ज हर्बर्ट। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट, जॉर्ज हर्बर्ट। जॉर्ज हर्बर्ट ने ये जो पोम है इसको 3 सेक्शंस में डिवाइड किया था। ठीक है, कितने सेक्शंस में डिवाइड किया? 3 सेक्शंस में। तो जो फर्स्ट सेक्शन है उसका नाम क्या है? आपको सेक्शन के नाम पता होने चाहिए, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। द चर्च पोर्च। सेकंड सेक्शन का नाम है द चर्च एंड थर्ड सेक्शन का नाम है द चर्च मिलिटेंट। ओके, तो जो ये वर्क है द टेम्पल, इट हैज़ बीन रिटन बाय जॉर्ज हर्बर्ट एंड इस पोम को इन्होंने 3 सेक्शंस में डिवाइड किया। द फर्स्ट सेक्शन इज कॉल्ड द चर्च पोर्च, सेकेंड सेक्शन इज कॉल्ड द चर्च एंड थर्ड वन इज कॉल्ड द चर्च मिलिटेंट। Moving to the next question. In its broader sense, the Puritan movement is regarded as. Puritan movement को किस तरीके से आप रिगार्ड, मतलब इसका रेफरेंस क्या है, इस मूवमेंट के पीछे लॉजिक क्या था? ऑप्शन देखिए, अ सेकेंड रेनेसा ऑफ मोरल नेचर ऑफ मैन। रेनेसांस का मतलब है रीबर्थ, मतलब मैन के मोरल नेचर का रीबर्थ। सेकेंड है अ रिलीजियस मूवमेंट। क्या ये प्यूरिटन मूवमेंट एक रिलीजियस मूवमेंट था, या फिर ये एक ऐसा मूवमेंट था जो नैरो माइंडेड लोगों ने चलाया हुआ था, या फिर ग्लूमी डोगमेटिस्ट्स ने चलाया हुआ था, या फिर ये मूवमेंट एक तरीके का स्ट्रगल था लिबर्टी के लिए? कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, क्योंकि प्यूरिटन मूवमेंट का मेन एम ही यही था कि लोगों को ऑनेस्ट बनाया जाए। सो इट्स मेन एम वॉज टू रीबर्थ ऑफ मोरल नेचर ऑफ मैन। Moving to the next question. Under whom was the Commonwealth established in 1648? जो कॉमनवेल्थ पीरियड है उस पीरियड को इंटररेग्नम पीरियड भी कहा जाता है, क्योंकि इस टाइम पर इंग्लैंड में कोई भी किंग रूल नहीं कर रहा था। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि कॉमनवेल्थ पीरियड में फिर रूल कौन कर रहे थे अगर किंग इंग्लैंड में रूल नहीं कर रहे थे? तो ऑप्शन है चार्ल्स वन, रिचार्ड क्रॉमवेल, थॉमस क्रॉमवेल या फिर जनरल मंक। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, थॉमस क्रॉमवेल। और जब इनकी डेथ हो गई थी, इनकी डेथ के बाद जो इनके सन थे रिचार्ड क्रॉमवेल, इनके सन ने कुछ टाइम पीरियड के लिए इंग्लैंड पर रूल किया था। और इनके बाद फिर रेस्टोरेशन पीरियड आता है 1660 में, व्हेन चार्ल्स टू ऑक्यूपाइड द थ्रोन ऑफ इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो आर 4 important writers, 3 belong to Puritan period and 1 does not. Identify him. यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, जॉन डन, जॉर्ज हार्बर्ट, फ्रांसिस बैकन, जॉन मिल्टन। ये चारों में से एक राइटर ऐसे हैं जो प्यूरिटन पीरियड से बिलोंग नहीं करते एंड रेस्ट 3 प्यूरिटन पीरियड से बिलोंग करते हैं। तो इनमें से जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, फ्रांसिस बैकन प्यूरिटन पीरियड से बिलोंग नहीं करते। इनका लाइफ स्पैन रहा है फ्रॉम 1561 to 1626 एंड ही वॉज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ इंग्लिश एसेइस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन वट लाइज द पेक्यूलियरिटी ऑफ कैवेलियर्स। पेक्यूलियरिटी का मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आपको ऑप्शंस में से बताना है कि कैवेलियर्स की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स सही हैं। ऑप्शन देखिए, ओपन रेबेलियन अगेंस्ट प्यूरिटन आइडियल्स, lighter vein and gaiety yet religiousness, third one is licentiousness and triviality, और ऑप्शन नंबर डी, विच वन इज करेक्ट? ऑप्शन नंबर डी। ये तीनों ही कैरेक्टरिस्टिक कैवेलियर्स की हैं। कैवेलियर्स कौन थे? कैवेलियर पोइट्स लिव्ड इन 17th century। ये किंग चार्ल्स वन के लॉयल रहे हैं, और ये सभी जो राइटर्स थे, जो पोइट्स थे, जो कैवेलियर पोइट मतलब एक इस ग्रुप से बिलोंग करते थे, वो रॉयलिस्ट थे, वो रॉयल कोर्ट से बिलोंग करते थे, हायर क्लासेस से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू हुम डू वी असाइन दीज चार्मिंग पोअम्स। तो पोअम्स के नाम है कोरिनाज मेइंग,
सेकंड वन इज गैदर ये रोज बर्ड्स वाइल ये मे, थर्ड वन इज टू डैफोडिल्स। ठीक है, ये जो 3 पोम हैं, ओके, ये जो 3 पोम्स हैं, कोरोना मेइंग, गैदर ये रोज बर्ड्स वाइल ये मे एंड थर्ड वन इज टू डैफोडिल्स, ये पोम्स किसकी हैं? तो एक बार देख लेते हैं ऑप्शंस। रॉबर्ट हैरिक, थॉमस कैरी, जॉन सकलिंग, सर रिचार्ड लवलेस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट हैरिक। ये तीनों ही पोम किसकी हैं? रॉबर्ट हैरिक की हैं। वन बाय वन एक बार बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कोरिनाज मेइंग के बारे में। देखिए ये जो वर्ड है ना मेइंग, इसका मतलब है मे डे, एंड मे डे ये एक सेलिब्रेशन डे होता है फॉर द अराइवल ऑफ स्प्रिंग। तो यहाँ पर जो लवर है वो अपनी गर्लफ्रेंड कोरिना को, कोरिना गर्लफ्रेंड का नाम है, तो वो अपनी गर्लफ्रेंड कोरिना को कहता है कि बेड से उठो। ही आस्क्स हर टू गेट आउट ऑफ द बेड एंड जॉइन द यूथ एंड द सेलिब्रेशन डे विच इज़ कॉल्ड मे डे, क्योंकि इस टाइम पर क्या हो रहा होता है, एक सेलिब्रेशन हो रहा होता है फॉर द अराइवल ऑफ स्प्रिंग। सेकेंड है गैदर ये रोज बर्ड्स वाइल ये मे, इसमें कार्पे डियम की बात हुई है। कार्पे डियम, आपने ना सोशल मीडिया अकाउंट पर ये वर्ड बहुत देखा होगा, लोग स्टेटस पे डालते रहते हैं या अपनी बायोग्राफी में लिखते रहते हैं, जब अपने थॉट्स वगैरह बताते हैं, अबाउट में लिखते हैं, तो कार्पे डियम वर्ड को बहुत यूज़ किया जाता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सीज द डे, सीज द डे। अगर मैं आपको लेमन लैंग्वेज में समझाऊं तो कार्पे डियम का मतलब ये होता है कि जो आज आपके पास टाइम है उस टाइम को जी लो, प्रेजेंट में जी लो, फ्यूचर की और पास्ट की टेंशन मत लो। तो यही इस पोम में कहते हैं रॉबर्ट हैरिक। रॉबर्ट हैरिक कहते हैं कि इंजॉय करो, आज को इंजॉय करो, बिफोर योर स्ट्रगल चेंजेस, बिफोर योर सिचुएशन चेंजेस, आज को इंजॉय करो बिफोर यू लूज द अपॉर्चुनिटी। तो ये एम्फेसाइज करते हैं कि जो आज का डे है उसे सीज करो, तो आज में जियो, ताकि आप मतलब अपने आज के दिन आपके चेंज ना हो, आपकी ये सिचुएशन चेंज ना हो, आप कोई अपॉर्चुनिटी छोड़ ना दो, इससे अच्छा है कि आज को जी लो। नेक्स्ट है टू डैफोडिल्स। टू डैफोडिल्स में जो पोइट हैं वो अपने आप को डैफोडिल्स के साथ कंपेयर करते हैं, और यहाँ पर वो डैफोडिल्स की लाइफ को लेकर सैड फील करते हैं, क्योंकि डैफोडिल्स की लाइफ बहुत शॉर्ट होती है। तो यहाँ पर पोइट जो है वो डैफोडिल्स को कहते हैं कि इवनिंग प्रेयर तक तुम रुक जाओ, और फिर बाद में कहते हैं कि जब तुम अगर इवनिंग प्रेयर तक रुकोगे तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा, क्योंकि ह्यूमन लाइफ भी डैफोडिल्स की तरह शॉर्ट होती है, बहुत ट्रांजिएंट होती है, बहुत टेम्परेरी होती है। जैसे कि यूथ जो है ह्यूमन बींग्स का वो चला जाता है, और जो खुशी के दिन होते हैं, स्प्रिंग सीजन होता है, वो चला जाता है। तो वो कहते हैं पोइट कि डैफोडिल्स की लाइफ जितनी शॉर्ट होती है उसी तरीके से ह्यूमन बींग्स की लाइफ भी काफ़ी टेम्परेरी होती है, ट्रांजिएंट होती है। तो जो भी चीज़ें होती हैं, चाहे वो सिचुएशन हो या फिर अपॉर्चुनिटी हो, वो एक टाइम के बाद चली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम पोइट्स ऑफ द प्यूरिटन एज कॉल्ड देमसेल्व्स सन्स ऑफ बेन, हु अमंग फॉलोइंग इज अमंग देम। सन्स ऑफ बेन किसे कहा जाता है? कैवेलियर पोइट्स को कहा जाता है। तो इनमें से कौन से कैवेलियर पोइट हैं? ऑप्शन देखिए, रॉबर्ट हैरिक, थॉमस कैरी, एंड्रू मार्वेल, या फिर ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पोइट रिगार्डेड एज द लिंक बिटवीन रेनेसांस एंड द क्लासिकल एज। तो आपको यहाँ पर उन पोइट के नाम बताने हैं जिन्होंने रेनेसांस एंड क्लासिकल एज, इन दोनों एज के बीच में एक लिंक, मतलब एक ट्रांजिशनल पोइट कह सकते हैं इन्हें हम। तो ऑप्शन है काउले, डेनहम, या फिर वॉलर, या ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ये तीनों ही ट्रांजिशनल पोइट हैं, लाइक ये इन एज के बीच में आते हैं, तो ये एक तरीके से लिंक सेट करते हैं बिटवीन दीज टू एजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर जॉनसन बिगिंस हिज लाइव्स ऑफ द पोइट विद। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने लाइव्स ऑफ द पोइट लिखी, जिसमें इन्होंने नियर अबाउट 52 पोइट्स के लिए इन्होंने लिखा था। तो क्वेश्चन ये है कि इन्होंने जब ये वर्क लिखा तो इन्होंने स्टार्टिंग किस पोइट से की थी?
ऑप्शन देखिए, एडमंड स्पेंसर, सेकंड वन इज एडमंड वॉलर, थर्ड वन इज अब्राहम काउले या फिर जॉन डन। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, अब्राहम काउले। तो इन्होंने जब लाइव्स ऑफ पोम लिखी थी तो शुरुआत किससे की थी? अब्राहम काउले से की थी। इसमें और भी क्वेश्चंस आ सकते हैं तो वो भी हम एक बार कर लेते हैं। अब जो ये 52 पोम्स हैं इनमें से नाम भी पूछ लिए जाते हैं कई बार, तो जो इम्पोर्टेंट है नाम वो मैं बता देती हूँ। देखिए, अब्राहम काउले से तो इन्होंने शुरुआत की थी। अदर राइटर जैसे कि इन्होंने मिल्टन के बारे में लिखा, जॉन ग्रे के बारे में लिखा, एंड ड्राइडन, अलेक्जेंडर पोप, एंड जो एसेइस्ट थे जोसेफ एडिसन उनके बारे में लिखा, सटायरिस्ट जोनाथन स्विफ्ट के बारे में लिखा, और ड्रामेटिस्ट में इन्होंने विलियम कॉन्ग्रीव एंड जॉन गे के बारे में लिखा, और इन्होंने कुछ माइनर पोइट्स के बारे में भी लिखा। तो आपसे माइनर पोइट्स पूछ सकता है एग्जामिनर जिनके नाम आपने सुने भी नहीं होंगे। देखिए, विलियम कॉलिंग्स, एक तो विलियम कॉलिंग्स, इसका तो नाम आपने फिर भी सुना होगा, दूसरे का तो आप बिल्कुल भी नहीं सुना होगा, विलियम शेनस्टोन, विलियम शेनस्टोन, ये दो नाम आप जरूर याद रखेंगे, ठीक है। इनके बारे में भी इन्होंने लाइव्स ऑफ पोइट में लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू होम डू वी असाइन दीज लाइन्स। यहाँ पर लाइन्स दी हैं तो आपको ये बताना है कि ये लाइन्स किसने लिखी हैं। सिंस everything in nature drinks, why shouldn't we? Fill up the bowl, then fill it high, fill all the glasses there, for why should every creature drink but I? Why man of morals, tell me why? ये लाइन्स में जो कौन है पोइट जो आर्ग्यू करते हैं? ऑप्शन है उमार खय्यम, अब्राहम कावले या फिर एडमंड वॉलर या फिर जॉन डन। इसका करेक्ट आंसर है अब्राहम काउले। अब एक बार इस लाइन का मैं होलसेल मीनिंग बता देती हूँ। इस लाइन में, इस पोम में अब्राहम काउले किस बारे में आर्ग्यू करते हैं? अब्राहम काउले कहते हैं कि जो नेचुरल चीज़ें हैं, जो नेचर है वो भी ड्रिंक करता है। सो बेसिकली ही इज जस्टिफाइंग ड्रिंकिंग एल्कोहल। तो यहाँ पर पोइट कहते हैं कि जो अर्थ है, अर्थ ड्रिंक्स वाटर एंड नेवर सेटिस्फाइज। फिर उसके बाद कहते हैं कि जो प्लांट है वो भी ड्रिंक करते हैं वाटर को, मतलब प्लांट ऑल्सो ड्रिंक्स वाटर। सन ड्रिंक्स द रिवर एंड द सी। सो बेसिकली ही सेज इट इज नेचुरल टू ड्रिंक, वाई मैन आर नॉट अलाउड टू ड्रिंक सिंस नेचर इज ऑलवेज ड्रंक। मतलब नेचर हमेशा ड्रिंक करते हैं एंड इट नेवर सेटिस्फाइज। तो फिर इसीलिए वो कहते हैं कि ह्यूमन बींग्स का अल्कोहल पीना इज जस्टिफाइबल बिकॉज जो नेचर है दैट इज ऑलवेज ड्रंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट कूपर्स हिल? और ये वर्क कब आया? 1642 में। ऑप्शन देखिए, एडमंड वॉलर, अब्राहम काउले, जॉन ड्राइडन या फिर डेनहम। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कूपर्स हिल। किसका वर्क है? जॉन डेनहम का ये वर्क है। ये वर्क कब आया था? 1642 में आया था। और इस वर्क को 17th एंड 18th सेंचुरी के पोइट्स ने, राइटर्स ने बहुत ही ज़्यादा प्रेज किया था। इस वर्क में जॉन डेनहम ने पॉलिटिकल इश्यूज़ की बात की है और इस वर्क को इतना प्रेज किया कि ड्राइडन ने जॉन डेनहम के लिए या जॉन डेनहम के इस वर्क के लिए एक लाइन यूज़ की, एक फ्रेज यूज़ किया, मैजेस्टी ऑफ द स्टाइल। ये जॉन ड्राइडन ने कहा था। अलेक्जेंडर पोप ने इस वर्क को प्रेज किया था अपने वर्क विंडसर फॉरेस्ट में, और डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने भी 1779 में इस वर्क को प्रेज किया था। जब उन्होंने लाइव्स ऑफ पोइट्स लिखा था तो डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने डेनहम के बारे में भी लिखा था। लाइफ ऑफ डेनहम में इन्होंने डेनहम को प्रेज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who is the author of these famous lines? Stone walls do not prison make, no iron bars a cage. ये लाइन्स किसकी हैं? ऑप्शन देखिए, सर रिचार्ड लवलेस, सर जॉन सकलिंग, अब्राहम काउले या फिर एडमंड वॉलर।
ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। ये लाइंस किसने दी हैं? सर रिचार्ड लवलेस ने। लेकिन किस पोम में ये लाइन दी हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। पोम का नाम है टू एल्थिया फ्रॉम प्रिजन। ये एक ही टाइटल है, ठीक है, टू एल्थिया फ्रॉम प्रिजन। और यहाँ पर वो इन लाइनों में कहते हैं कि अगर आपके थॉट्स फ्री हैं, अगर आपके स्पिरिट फ्री है ना, तो कोई भी एक्सटर्नल कॉन्स्टेंट्स आपको रोक नहीं सकता आगे बढ़ने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट दीज फॉलोइंग्स लाइन। ये लाइन्स किसने लिखी हैं? लाइन तो बहुत बड़ी हैं, चलिए पढ़ लेते हैं। ही that would hope to write well here after a laudable things ought himself to be a true poem that is composition and patron of the best and most honorable things। ये लाइंस किसने लिखी हैं? ऑप्शंस हैं जॉन मिल्टन, सर रिचार्ड लवलेस, बेन जॉनसन या फिर जॉन ड्राइडन। ये लाइन है जॉन मिल्टन की। जॉन मिल्टन इन लाइंस में क्या कहते हैं? जॉन मिल्टन, देखिए लाइन एक बार अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे ना तो आपको ये स्टेटमेंट समझ आ जाएगी। यहाँ पर देखिए इस लाइन में क्या लिखा है, ही दैट वुड होप टू राइट, अगर कोई पोम लिखना चाहता है, वेल हेयर आफ्टर इन लोडेबल थिंग्स ओट हिमसेल्फ टू बी अ ट्रू पोम। देखिए इस लाइन का मतलब क्या हो गया, अगर कोई पोम लिखना चाहता है देन ही मस्ट बी अ पोम हिमसेल्फ, मतलब पोम लिखने के लिए पोम की तरह बनना पड़ता है। नेक्स्ट है, दैट इज द कंपोजिशन एंड द पैटर्न ऑफ बेस्ट एंड मोस्ट ऑनरेबल थिंग्स। दैट मीन्स वन कैन नॉट राइट अबाउट ट्रूथ विदाउट बींग ट्रूथफुल। मतलब खुद के अंदर अगर सच्चाई नहीं है तो आप सच्चाई किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे? बिल्कुल नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसीलिए ही सेज टू मेक अ पोम you must be a poem and one cannot write about truth without being truthful, right? तो यहाँ पर आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। कल हम नई वीडियो में नए MCQs के साथ मिलेंगे। आप मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ना बिल्कुल मत भूलना, यहाँ पर आपको टाइम टू टाइम PDF मिलती रहती है। यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल एंड आप मुझे डायरेक्टली DM करके बता सकते हैं कि अगर आपको कोई डाउट्स हैं या आपको सीरीज़ कैसी लग रही है, आप अपने रिव्यूज़ वहाँ पर रख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस साइड प्रियंका गौर। आई विश यू ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग एंड प्लीज़ टेक अ मोमेंट टू सब्सक्राइब दिस चैनल।